चलो बेटा, चलो सब शीट निकाल लो। चलो वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे वर्क, ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे वर्क। ठीक है, चलो इसमें अपन देखेंगे पहले वर्क। वर्क में देखो, वर्क डन क्या हो जाता है, बोलो। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो वर्क डन होता है या तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या तो हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि ये एफ और डी ये वेक्टर है जब डॉट कर रहे हो तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, आर, और इन दोनों में रिलेशन है 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 आर, ठीक है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2T-2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना होगा बताइए जल्दी से। अगर थीटा 90 होगा तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा बेटा। देखो अगर थीटा 90 है, वर्क डन क्या हो जाता है, बोलो वर्क डन क्या होगा, नहीं इसको समझो, है ना। वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90। कॉस 90 कितना हो जाता है, 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। बोलो क्लियर है। थीटा 90 का मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है। जैसे कि मान लो, है ना, मान लो कि कोई, आप जैसे प्लेटफॉर्म में हो, है ना, आप अपने सर के ऊपर ऐसा लगेज ढो के और ऐसा चल रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप, है ना, आपने ऊपर फोर्स, भाई लगेज को होल्ड करने के लिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, लगेज पे, ऊपर। लगेज का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल एंड फोर्स इज वर्टिकल। सो वर्क डन बाय यू इन कैरिंग द लगेज विल बी 0। क्यों, कि आप फोर्स लगा रहे हो वर्टिकली और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो जब भी एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा, देन वर्क डन विल बी 0। बोलो क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट। चलो देखेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ब्रैकेट में लिखा है 2 7 10 मीटर, टू पॉइंट बी 4 3 12 मीटर अंडर अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू 2I प्लस 3J माइनस के न्यूटन। फाइंड वर्क डन। चलिए ट्राई करेंगे, फाइंड वर्क डन, चलिए ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, बॉडी इज डिस्प्लेस, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या दिया हुआ है बताइए। ए क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है ना, दिस इज इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और ये दिया आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में, आपको फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे जल्दी से। टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले।
चलो बेटा देखो, अगर आपको इनिशियल पोजीशन दिए, इनिशियल पोजीशन है पोजीशन ए, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? 2i प्लस 7j प्लस 10k ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये i का कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस का और ये z एक्सिस का। फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलिए, तो 4i प्लस 3j प्लस 12k। बोलो क्लियर है? आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बोलिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। चलिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। 4i माइनस 2i इज 2i प्लस 3j माइनस 7j कितना होगा? 3j माइनस 7j माइनस 4j। हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस कर दिया करो, फिर वो बाद में प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, फिर ये 12k माइनस 10k इज प्लस 2k। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है बोलिए? 2i प्लस इंटू माइनस इज माइनस 4j प्लस 2k। आ रहा है क्या बोलिए? यस और नो? ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए फोर्स वेक्टर कितना है? 2i प्लस 3j माइनस k, ये आ गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2i माइनस 4j प्लस 2k। कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट बोलिए? i से i का नंबर मल्टीप्लाई होगा, j से j और k से k। 2 2 जा 4 प्लस प्लस 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12 प्लस ये माइनस के है तो माइनस 1 और प्लस 2, माइनस 1 इंटू प्लस 2 इज माइनस 2। होगा कि नहीं? ऐसे होगा। प्लस इंटू माइनस इज माइनस 4 माइनस 12 इज 4 माइनस 12 इज माइनस 8 माइनस 8 और ये प्लस माइनस 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 8 माइनस 2 इज माइनस 10 जूल। सो वर्क डन विल बी माइनस 10 जूल। आया था क्या किसी का? वर्क डन विल बी माइनस। जूल क्यों ले रहे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो वर्क डन भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में। बोलिए क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद है ना, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 16 seconds after applying a constant retarding force. Find work done by the force. Find work done by the force. चलिए बनाएंगे फटाफट। Find work done by the force. चलिए देखते हैं इसमें कितना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेंगे। बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 16 सेकेंड। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो बिना फोर्स लगाए उसको रेस्ट में नहीं ला सकते। तो बॉडी का जब हम मोशन देखना स्टार्ट करें तो उस समय बॉडी की स्पीड जो थी 80 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये क्या होगा? इसकी इनिशियल स्पीड। उस इंस्टेंट में आप अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स लगाना चालू किए, जिसके कारण अब बॉडी तुरंत तो रुकेगी नहीं क्योंकि मोमेंटम है, धीरे 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 अल्टीमेटली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद, मान लो कितना डिस्टेंस चली रुकने के पहले s, बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और इस प्रोसीजर को होने में टाइम लग रहा है 16 सेकेंड का। बोलिए क्लियर है? आपको क्या चाहिए बेटा? वर्क डन बाय दी फोर्स। अब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन। तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, कितने टाइम में 0 हो रही ये पता है, ए चाहिए, कौन सा इक्वेशन लगेगा? फर्स्ट। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज
राइट साइड के डायरेक्शन को प्लस साइन दे रहा हूं, लेफ्ट साइड के माइनस, तो v इज 0 इज इक्वल टू u कितना है 80 प्लस 80 बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, प्लस a हमको निकालना है ना, टाइम इज 16, a हमको निकालना है। जो अननोन होता है उसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करते हैं, भले ही अपने को पता है वो नेगेटिव है। a इंटू टी कितना बोलो 16, टी कितना 16, समझ में आया क्या? अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -16a इज इक्वल टू 80, देयरफॉर a कितना आया बोलो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या, निगेटिव आ गया, मीन्स इट इज रिटार्डेशन। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड बोलो तो कितना आएगा 5। बोलो क्लियर है? फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का मास कितना दिया हुआ है आपको 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो कितनी फोर्स लग रही होगी 10 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लग रही होगी लेफ्ट साइड में। बोलिए क्लियर है? तो फोर्स अपन ने निकाल लिया। अब अपने को ये देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 16 सेकेंड में, क्योंकि 16 सेकेंड का वर्क डन निकालना है, तो 16 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो हम लगाए थर्ड इक्वेशन या तो हम लगाए सेकेंड इक्वेशन, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए मैं लगा रहा हूं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोलिए जल्दी से? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u कितना है? तो u तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितना 80 इंटू टी, टी कितना है बेटा 16, प्लस की माइनस, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की माइनस हाफ, माइनस क्योंकि सेकेंड इक्वेशन भी वेक्टर इक्वेशन है तो उसमें एक्सेलरेशन का साइन लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बोलो क्लियर है? ये तो हमने लिखा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस। बोलो क्लियर है? तो माइनस हाफ ए कितना आया है बोलो 5 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 16 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? क्या ऐसी होगा? ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 16 इंटू 80 कितना आएगा बोलो बेटा? ये तो 0 0 ले लो, 8 6 48 4 1 2 8 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे यार 1280 माइनस ये 16 का, हाँ बेटा ये आ रहा है 640 है ना, 16 का स्क्वायर है ये तो 256 हो जाएगा है ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ रहा है 640। गुड, तो यहां से है ना, तो 1280 माइनस 6 से 12, हाँ तो आंसर आएगा 640 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 640 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 640 मीटर। फोर्स निकाला हमने 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 640 मीटर। अब सीधा सीधा क्या करना चाहिए बोलो वर्क डन निकालने के लिए? एफ डी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? सो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है बेटा 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 640, कॉस थीटा, थीटा कितना होगा 180। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड और फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड बिकॉज इट इज रिटार्डिंग फोर्स, तो cos 180 आ जाएगा। cos 180 का क्या आ जाएगा -1, ये माइनस इधर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा वर्क डन -6400 जूल। आंसर कितना आएगा वर्क डन विल बी -6400 जूल। बोलो क्लियर है? समझ में आया कैसे बनाना है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ऐसा रिलेशन हो A इज इक्वल टू बी इंटू सी, और अगर B C पे डिपेंड करो, B C का फंक्शन हो, तो A कैसे फाइंड करोगे? इंटीग्रेट करके। कैसे फाइंड करोगे? वैसे देखो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो, वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स पोजीशन के साथ क्या हो रहा है चेंज, लगातार फोर्स क्या हो रही है पोजीशन के साथ चेंज, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन।
आ रहा है समझ में? सो इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर, व्हाट इज आर? आर से हम किसको डिनोट करें? पोजीशन से, पोजीशन को, किसको? पोजीशन को। बोलो क्लियर है? जैसे समझो इसको, किसी जैसे मान लो अब ये पोजीशन एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई में भी और जेड में भी, इसलिए मैंने इसको जनरली जो है किससे डिनोट किया है? आर से। अगर एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स। अगर है ना वाई एक्सिस में पोजीशन चेंज होने के कारण फोर्स चेंज होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाई। जैसे कि मान लो यहाँ पर है x इक्वल्स टू 0, ठीक है, फोर्स का रिलेशन दिया है 2x, फिर x इज x एक्सिस, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x क्या है? पोजीशन अलोंग x एक्सिस। अगर ऐसा दिया था फोर्स अगर रहता 2 न्यूटन तो क्या फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ फोर्स क्या दिया? 2x, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 0 इज 0, मतलब जब बॉडी यहाँ पर होगा ओरिजिन में तो x कितना होगा? 0। अब आप फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, बॉडी किसी इंस्टेंट में आ गई x इक्वल्स टू 1 में, तो x इक्वल्स टू 1 में तो x की जगह 1 रखो, फोर्स कितनी हो जाएगी? 2। और धक्का लगाओ, आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आप आ जाओ x इक्वल्स टू 3 में, फोर्स कितनी हो जाएगी? 2 3 जा 6। तो लगातार बॉडी की जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है? एक्स एक्सिस में। आ रहा है समझ में? ठीक है, मैंने इन जनरल लिखा है आर, आर डिनोट्स पोजीशन। समझ में आया? तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप जो है वर्क डन फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये लिमिट कौन कौन सी होगी? दिस इज लोअर लिमिट ऑफ पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि अगर A होता है B इंटू सी, सो BC ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा? A की। तो क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा? वर्क डन की। इसलिए लिखा है आपको एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे आप। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बेटा। F equals to 3x square acts on a particle along x axis where F is in Newton and x is in meter। देखो यहाँ x is लिखा है तो x करके फिर डैश कर दोगे ना, x is in meter। बोलो क्लियर है? फोर्स की यूनिट न्यूटन में और x की यूनिट मीटर में। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 3 मीटर टू x इक्वल्स टू 4 मीटर। बनाएंगे? कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। चलिए बनाएंगे, बाकी लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। तो कैसे बनाना है अब मुझे बताएंगे। क्या फोर्स कांस्टेंट है क्या? फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स किस पे डिपेंड करी? एक्स पे। मतलब बॉडी की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी एक्स एक्सिस में, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सो वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ dx लिखा हूं, dr नहीं लिखा हूं, क्योंकि फोर्स किसका फंक्शन है? x का। यहाँ पर x की लोअर लिमिट लगेगी, dr था तो r की लोअर लिमिट, यहाँ x की लोअर लिमिट मतलब पोजीशन की लोअर लिमिट क्या है बेटा? 3 मीटर और अपर लिमिट 4। बोलो क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ dx है तो f का x वाला रूप लिखना पड़ेगा। f की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। लिमिट इज फ्रॉम 3 टू 4। चलिए इंटीग्रेशन में क्या होता है बोलिए? कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन साइन के, बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। लिमिट इज फ्रॉम 3 टू 4। 3 बाहर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n मतलब x के पावर में जो भी हो वो n है। n यहाँ पर कितना है? 2। सो x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। 3 और 3 क्या हो गया? कैंसल। बोलो क्लियर है? सो इंटीग्रेशन करके
वर्क का रिलेशन आ गया, वर्क इज एक्स क्यूब। अब जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, इस वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और लिमिट लगाएंगे, लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज 4। सो देयरफॉर वर्क डन विल बी, अभी लिमिट हमने लगाया नहीं है, पहले इंटीग्रेट कर लिया, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले x की जगह अपर लिमिट कितनी है 4। अब क्योंकि x का क्यूब है इसलिए 4 का भी क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ये हमने x की जगह अपर लिमिट अप्लाई कर ली। जैसे ही अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तुरंत माइनस साइन। अब यहाँ पर x की जगह लोअर लिमिट दैट इज 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये कितना आएगा आंसर? 37 जूल। आंसर विल बी 37 जूल। समझ में आ रहा है ये सबको? बेटा क्लियर है? कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं गई बेटा? कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, है ना, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, व्हाट वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन 1 मीटर टू 3 मीटर ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको क्या क्या दिया, देखो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे। ये आपको दिया है फोर्स, इस y एक्सिस में क्या दिया आपको? फोर्स। फोर्स किस में? न्यूटन में। ठीक है, यहां पर दिया x, बोलो क्लियर है? और ये वाली लाइन जो है ये आ रही कहां पर? 3 में। तो आपको अल्टीमेटली दिया किसके किसके बीच का ग्राफ है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, फाइंड क्या करना है बेटा? वर्क। वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझ में आ रहा है ये? चलो तो क्या आ जाएगा बोलिए? वर्क डन बिटवीन 1 मीटर टू 3 मीटर निकालना है, तो आपको एरिया भी 1 और 3 मीटर के बीच का निकालना पड़ेगा। जितने, है ना, जितने डिस्टेंस का वर्क पूछेगा उतने ही डिस्टेंस का क्या निकालना है? एरिया। तो 1 से 3 मीटर का वर्क पूछ रहा है तो 1 से 3 मीटर का एरिया। अब ये एरिया अंडर द कर्व होता है, मतलब इस ग्राफ का ये जो कर्व है इसके अंदर का एरिया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कौन सा शेप बन रहा है ना, इसको ऐसा बना लोगे आप लोग, क्या शेप बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया क्या हो जाएगा बोलिए? वर्क डन विल बी एरिया ऑफ fx ग्राफ। सो वर्क डन विल बी, ये हो जाएगा बेस। बेस कैसे निकालते हैं? ये रेक्टेंगल बन रहा है, बेस इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 3 - 1 इज 2, और हाइट इज मैक्सिमम हाइट कितनी? 40। सो वर्क डन कितना आएगा? 80 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा? हाँ बेटा, बेटा समझ में आ रहा है ना अपने को? और क्या देगा ये? क्यों कंफ्यूज है? वाई एक्सिस में दिया है तो समझना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया वर्क डन। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझ में आया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर बाय एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ठीक, फाइंड वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स एंड फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीजें हमको निकालना है, वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए देख लेंगे। ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक का खुद का मास कितना है बोलिए? 4 kg। तो ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा, इसका वेट कितना? 40 न्यूटन mg। ठीक है, और आप अपवर्ड फोर्स कितनी लगा रहे हो? 60 न्यूटन। ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है 60 न्यूटन की। वेट 40 है, अपवर्ड फोर्स 60 है,
अपवर्ड फोर्स ज्यादा होने के कारण ये बॉडी ऊपर उठेगी। कितना हाइट तक लेके जा रहे हो आप? 20 मीटर। कितनी हाइट तक लेके जा रहे हो? ये क्लियर है? देखो बॉडी यहां थी, सर्टेन हाइट में गई, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर जा रहा है, हाइट में जा रहा है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ दो फोर्सेस लग रही, एक तो जो अपवर्ड फोर्स है 60 न्यूटन की और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स या बोलो बॉडी का वेट। तो जो जितनी भी फोर्सेस लगती हैं सभी वर्क करती हैं। तो आपसे दोनों पूछ रहा है, वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जिस भी फोर्स का वर्क फाइंड करना है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये लगाना है। थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स। सो वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स को मैं डब्ल्यू अप लिख रहा हूं, ये हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? हाइट के बराबर कितना? 20 इंटू कॉस कितना? 0। एंगल किसके किसके बीच में देखते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब ऊपर। बोलो क्लियर है? इसलिए cos 0। सो वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा? बोलो 60 इंटू 20 1200 जूल, क्योंकि cos 0 तो हो गया 1। बोलो क्लियर है? दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg। फोर्स कितनी? mg दैट इज 40। मैग्नीट्यूड लिखना है तो भले नीचे लेकिन फिर भी पॉजिटिव लिखेंगे 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? हाइट के बराबर 20 इंटू कॉस 180। 180 क्यों? क्योंकि mg जो है वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। बोलो क्लियर है? सो कॉस 180 का -1 यहां आ जाएगा, कितना आएगा बोलो बेटा? -800 जूल। वर्क डन विल बी cos 180 का -1 और 40 इंटू 20 इज 800। So work done by gravitational force will be -800 joule and work done by upward force will be 1200 joule. So upward force का वर्क पॉजिटिव है और gravitational force का वर्क नेगेटिव। बोलो क्लियर है? पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है किसी बॉडी पे तो उसके कारण, पॉजिटिव वर्क के कारण उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या स्पीड बढ़ती है। और अगर कोई फोर्स बेटा, अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी तो उसके कारण बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। अगर कोई फोर्स निगेटिव वर्क करेगी तो बॉडी की स्पीड घटेगी। यहां पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल नेट वर्क क्या हो रहा है? वर्क डन बाय नेट फोर्स या नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg। वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स कितना है? 1200 प्लस वर्क डन बाय mg इज -800। तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। नेट वर्क डन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। नेट वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो अल्टीमेटली बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। बॉडी की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ये घटाना चाह रहा था, ये बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये वर्क की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है इसलिए ओवरऑल वर्क भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसलिए बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट हम आएंगे डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ऐसी फोर्सेस होती हैं बेटा, देखो ऑन है ना? कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होता है इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है फिर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क? इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। बोलो क्लियर है? क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है? जहां से मोशन स्टार्ट किए घूम फिर के वहीं आ गए, तो ये क्लोज पाथ हो गया।
क्लोज पाथ में बॉडी का वर्क कितना हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना हो गया, 0, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, हमारी जो काम का है वो अभी, क्योंकि 11th का फिजिक्स हम मेनली देख रहे हैं, तो अभी हमारे काम का है, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन अभी हमारे काम का है ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। आ रहा है समझ में? तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को आप ए से डायरेक्टली ले जाओ बी पे, या ए से ले जाओ सी पे, डिस्टेंस है मान लो x1, सी से ले जाओ डी पे, डिस्टेंस है मान लो x2, और डी से ले जाओ फिर बी पे, दो पाथ से आपने बॉडी को शिफ्ट किया ए से बी पे। एक तो डायरेक्टली ए से बी ले गए, और एक तो ए से सी ले गए, सी से डी, फिर डी से बी। तो ये पहला पाथ है डायरेक्ट, और ये दूसरा पाथ है डायरेक्ट, लेकिन दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है। चाहे बॉडी ऐसा घूम के आएगी तो भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। तो डायरेक्टली यहां से यहां जाए या घूम फिर के यहां आए, अल्टीमेटली दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम। सो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, या बोलो डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, दोनों केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, सेम। क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। किसका वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का। और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी, mg। कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg। मान लो इसका मास है m, नीचे लगेगा mg। जब यहां से यहां जाओगे तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। आ रहा है समझ में? नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वर्क डन कितना होगा बोलो, -mgh। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, h, तो यहां से यहां जा रहे हो, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हो और mg कहां लग रहा है, नीचे। फिर यहां से यहां जाओगे तो वर्क डन कितना, फिर से 0, mg लग रहा है नीचे और ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल। बोलो क्लियर है? तो यहां से यहां गए, वर्क डन 0, यहां से यहां गए, वर्क डन -mgh, यहां से यहां है, वर्क डन 0। तो ऐसा जाने में टोटल वर्क डन कितना, -mgh, और डायरेक्ट जाने में भी टोटल वर्क डन कितना, -mgh। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल और कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जबकि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। ये याद रखेंगे कि बॉडी कभी भी, मान लो यहां से किसी बॉडी को मैं ए फेंका ऊपर से, ये बॉडी ऊपर से गई नीचे, वापस यहीं आ गई, क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ का मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहीं आ गए, क्लोज पाथ हो गया। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस केस में एक ही कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगी नहीं। कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल। स्प्रिंग फोर्स लग रही है क्या, नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ कौन सी फोर्स रोल प्ले कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 0। बोलो क्लियर है? सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। समझ में आ रहा है? जबकि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं होता है। ध्यान रहेगा ये? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पेज में आएंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। किसी भी बॉडी की एनर्जी मोशन के कारण जो आती है वो कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलेंगे, हाँ, जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी डॉट वी। हाफ एम
v डॉट v, और v डॉट v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। क्लियर है। सो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, सारी एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, ऐसा यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्क। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, वर्क और एनर्जी दोनों का नेचर क्या होता है, सेम, क्योंकि आप एनर्जी, आप कुछ खाना खाओगे तभी तो वर्क कर पाओगे ना। खाना खाया मतलब एनर्जी ली, और आपने वर्क किया मतलब दौड़ भाग की, है ना। गाड़ी में पेट्रोल डला रहे मतलब उसको क्या दे रहे, फ्यूल का, फिर बर्निंग होगा, कंबशन से एनर्जी मिलेगी। तो अल्टीमेटली एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो जो यूनिट एनर्जी की होती है वही यूनिट किसकी होती है, वर्क की। तो वर्क की भी यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्क, एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल, एंड सीजीएस यूनिट इज अर्क। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो इसको करेक्शन करेंगे, ये वर्क, इसमें तो ऐसा लिखा है, इट इज नॉट वर्क पावर थ्योरम, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। जितनी भी फोर्सेस है, अगर एक फोर्स है तो एक फोर्स, बेटा इधर ध्यान देंगे, कहां देखते हो आप लोग, वर्क डन बाय, क्या लिखा है, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, जितना बॉडी पे टोटल वर्क होगा। आ रहा है समझ में। अब अगर सिंगल फोर्स है, मान लो एक ही फोर्स लग रही है F, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही K इनिशियल से K फाइनल, फोर्स लगेगी तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज हो रही मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स F इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, लेकिन जरूरी नहीं बॉडी में एक ही फोर्स हो। मान लो बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, दो फोर्स लग रही, तब हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होंगी सभी का वर्क इंक्लूड करोगे। सो वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2, ये हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही है। सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज में आएंगे। क्वेश्चन दिए देखो, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 12 kg ड्यू टू विच स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। इफ वर्क डन बाय F1 इज 40 जूल, देन फाइंड वर्क डन बाय F2। चलिए बनाएंगे। सो अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही है बॉडी पे, बॉडी का मास है 12 kg, ठीक है, बॉडी का मास है 12 kg। अब कैसे भी एक्ट कर रही होगी किसी भी एंगल में अपने को पता नहीं। मान लो एक फोर्स है F1, इधर एक फोर्स है F2, दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, बॉडी का मास है 12 kg, 12 kg मास की बॉडी है, जिसके कारण बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। So initial speed of the body is 2 meter per second, and after some time its speed is 6 meter per second. This is final speed. मास तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज हो रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो। देखो आप ऐसा लगा सकते हो बेटा, देख लो, समझो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। दोनों में हाफ m कॉमन आएगा, मतलब m/2 कॉमन है, बचा क्या, v फाइनल स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ही फोर्स नहीं है, यहां पर दो फोर्स है F1 और F2। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय F1, F1 का वर्क दिया है क्या 40 जूल, वर्क डन बाय F1
40 है, वर्क प्लस वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F1 दैट इज 40। ये टोटल वर्क हो गया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2। F2 का वर्क हमको निकालना है, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, m/2, बॉडी का मास कितना है बोलो 12/2 इंटू वी फाइनल स्क्वायर, फाइनल स्पीड कितनी है 6 का स्क्वायर 36 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, वी इनिशियल कितना है 2 का स्क्वायर 4। बोलिए क्लियर है क्या? सो वर्क डन बाय F2 प्लस 40 is equal to 12/2 is 6, 36 minus 4 is 32। बोलो क्लियर है? तो यहां से 32 इंटू 6 कितना आ रहा है बेटा बोलो? 6 to the 12, 192। So work done by F2 plus 40 is 192। So work done by F2 will be 192 minus 40 होगा। वर्क डन बाय F2 प्लस 40 कितना आ रहा है 6 इंटू 32 और 6 इंटू 32 कितना है 192। सो वर्क डन बाय F2 कितना हो जाएगा 192 माइनस 40। बोलो क्लियर है? कितना आएगा आंसर बोलिए 152 जूल। सो वर्क डन बाय F2 विल बी 152 जूल। समझ में आ रहा है सबको? ये किसका किसका आया था ये? गुड हो गया बेटा, जल्दी लिखो फटाफट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन दी ऑब्जेक्ट। बेटा जी को आप लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे ना, स्मॉल जी को ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे जी को आप लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ट्राई करेंगे जल्दी से। सो बेटा बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी ड्रॉप हो रही मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब बॉडी नीचे जा रही है, कितनी हाइट गिरने के बाद 20 मीटर हाइट गिरने के बाद, 20 मीटर हाइट गिरने के बाद बॉडी की स्पीड कितनी है बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बॉडी नीचे आ रही है तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, और एक बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगी। आप गाड़ी तेज चलाते हो, हवा तेजी से आती है ना पीछे डायरेक्शन, तो एयर फ्रिक्शन जो अपने को पीछे ढकेलता है, सो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी अपोजिट डायरेक्शन। तो बॉडी नीचे जा रही है, दो फोर्सेस लग रही है। अब क्योंकि वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर निकालना है, इन जनरल अपन एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का ही वर्क निकालना है। तो दो फोर्सेस वर्क कर रही है और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है चेंज। तो क्या लगाना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy of the body, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। बोलो क्लियर है क्या? ये लगेगा ना। चलो अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बोलो? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे भाई? वर्क डन बाय mg कितना होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 20h cos 0। क्यों ऐसा? बॉडी नीचे जा रही है, mg भी कहां लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, बॉडी का फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कहां नीचे। सो वर्क डन विल बी, तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी mgh, cos 0 हो जाएगा 1 mgh। चलो इसको लिख लेते, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh, बॉडी का मास है 5, g को लेना है 10 और कितना हाइट नीचे गिरा 20। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है, बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो? हाफ m इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर।
फाइनल है ना, हाफ इंटू बॉडी का मास कितना 5 इंटू फाइनल स्पीड, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ की स्पीड फाइनल स्पीड होगी, यहाँ की स्पीड कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बोलो क्लियर है? सो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या बोलो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। क्यों? बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? सो दिस इज, ये कितना आ जाएगा बेटा 1000 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू ये 500/2 कितना आएगा 250। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 250 माइनस 1000, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -7। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -7। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा के, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम कब अप्लाई करोगे, जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होते दिखे और बॉडी पे वर्क होते दिखे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी समझ लो, इट इज द एनर्जी possessed बाय अ सिस्टम और अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्ट्रक्चरल चेंज। अगर किसी बॉडी पे स्ट्रक्चरल चेंज कर दो तो उस बॉडी पे जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, उसको मैं दबा दूं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। रबर है, रबर को ऐसा फंसा के खींच दूं, स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल। तीर कमान में, कमान को पीछे खींचते, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल। सो स्ट्रक्चरल चेंज करना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा पोजीशन के कारण भी जो एनर्जी होती है वो भी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बॉटल है, इसकी एक पोजीशन है, इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा, हाइट में लेके चले आऊंगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज। बोलो क्लियर है? सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमारे काम की है, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, हमारे काम की अभी हम दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो स्प्रिंग फोर्स मैंने लिखा है पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उससे एसोसिएटेड होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है? सो पहला हम देख रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो, इफ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय एक्स, इसको पूरा ध्यान से वो कर लेंगे। इफ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय एक्स, ये लिख लेंगे इसको। ठीक है, अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा, एक्स। इलोंगेशन है ना, एक्सटेंशन या बोलो कंप्रेशन। जैसे मान लो ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है L0, ये ओरिजिनल लेंथ है, आप इस पे एक एक्सटेंसिव फोर्स लगा रहे हो और इसकी लेंथ बढ़ी, एक्सटेंशन कितना हुआ, x। या आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, है ना, एक्सटेंसिव फोर्स लगाओगे तो एक्सटेंशन होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो कंप्रेशन होगा, ऐसा लगाओगे। और इसकी लेंथ मान लो कितना कम हुई, x, लेंथ कितनी कम हुई, x। तो चाहे एक्सटेंशन हो x, चाहे कंप्रेशन हो x, दोनों ही केस में इस स्प्रिंग में क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होगी हाफ के x²। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेटा ध्यान से समझो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होती है स्प्रिंग में, वो किसके बराबर होती है, इस एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के, इसके बराबर होगी। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, अब इसको खींच रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क करेगी और स्प्रिंग फोर्स भी। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगती है। देखो, बॉडी को मैं ऐसा खींच रहा हूं राइट साइड, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड, इधर बॉडी जा रही है लेफ्ट साइड, स्प्रिंग फोर्स राइट साइड। बोलो क्लियर है? क्योंकि यहां पर स्प्रिंग चाहेगी कि इसकी लेंथ वापस से बढ़ जाए, तो ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी।
सो स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। किसके अपोजिट? या बोलो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। अप्लाइड फोर्स राइट साइड में तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में, अप्लाइड फोर्स लेफ्ट साइड में तो स्प्रिंग फोर्स राइट साइड। जिधर अप्लाइड फोर्स लगती है उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर अप्लाइड फोर्स का वर्क पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि ठीक क्लियर है? और अपन ये मान के अभी चलेंगे कि जितना स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। डिस्प्लेसमेंट भी दोनों के लिए क्या हो रहा है? सेम। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा और स्प्रिंग फोर्स का वर्क उतना ही नेगेटिव। अगर अप्लाइड फोर्स का वर्क प्लस 100 जूल है तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा? माइनस 100 जूल। बोलो क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी और उतना नेगेटिव वर्क कौन करेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा नेगेटिव, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हमेशा पॉजिटिव। जितना अप्लाइड फोर्स वर्क करेगी या जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। बोलो क्लियर है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो वो भी कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सो क्लियर हुआ? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस हाफ। वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए स्प्रिंग फोर्स का और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। नोट कर लो ये पॉइंट्स। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? देखो इधर, इफ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम x1 टू x2, मतलब स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होगी और उसका ऑलरेडी जो एक्सटेंशन है वो कितना है? x1। इसके पहले स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ में थी इसके पहले वाले उसमें, लेकिन इसमें स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। ऐसा ये ओरिजिनल लेंथ है मान लो L0, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। x1 कितना एक्सटेंडेड है? इसको और फर्दर एक्सटेंड करना है। एक्सटेंशन हमेशा ओवर एंड अबव द ओरिजिनल लेंथ देखोगे, ठीक है? तो ये ओरिजिनल लेंथ यहां पर आ रही है, एक्सटेंशन फाइनल एक्सटेंशन कितना हो रहा है? x2। बोलो क्लियर है? सो ऑलरेडी स्प्रिंग एक्सटेंडेड है x1, यहां से आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और स्प्रिंग को फर्दर एक्सटेंड कितना किया? x2। फिर से वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो क्या आता है? पॉजिटिव। वो हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस, ये पॉजिटिव कब आएगा बेटा? जब ये लार्जर का स्क्वायर होगा माइनस स्मॉलर का, इसलिए लार्जर लेंथ का स्क्वायर माइनस स्मॉलर लेंथ का। देखो ये x2 लार्जर लेंथ है माइनस, तो लार्जर एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस स्मॉलर एक्सटेंशन का स्क्वायर, और जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी या बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी बढ़ी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ठीक है? सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी और इतना ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? इसका नेगेटिव। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इसके सामने माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। बोलो क्लियर है? देखो क्योंकि ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, स्मॉलर एक्सटेंशन माइनस लार्जर एक्सटेंशन करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है?
तो इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप हमेशा हमको ये ध्यान रखना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर करना है कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यहां तक ये डायग्राम को बना लो जल्दी से फटाफट, तो आपको समझ में आएगा ना x1 और x2 क्या है। चलिए क्या जा रहा है देखिए। हाँ देखो क्या दिया आपको, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज इलोंगेटेड बाय 6 सेंटीमीटर। क्या पहले कोई इलोंगेशन था क्या? नहीं, मतलब इनिशियल इलोंगेशन अपन 0 मान रहे। सो इनिशियल स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में रही होगी, उसमें फोर्स लगाया और उसको इलोंगेट किया, और इलोंगेट कितना किया बेटा, इलोंगेशन कितना किया, x कितना लिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर, जबकि फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। तो यहां पर हमको ये चेंज करना पड़ेगा। सो k इज 50 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर। SI में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सो इट इज 50 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखना है तो क्या लिखूंगा 10 की पावर -2 लिखूंगा। अब ये क्या बन गया मीटर। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं? तो ये ऊपर जाके 10 +2 मतलब 100 इंटू कितना आ गया बेटा 5000 न्यूटन पर मीटर। बोलो क्लियर है? ठीक, तो k की वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 10⁻⁻2 से। बोलो क्लियर? तो k मिल गया हमको SI यूनिट में, इलोंगेटेड बाय, अब आंसर अपने को जूल में देना है SI में देना है, तो जो इलोंगेशन है उसको भी मीटर में लेना पड़ेगा। सो इलोंगेशन है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हो जाता है हाफ kx²। अगर पहले से कोई इलोंगेशन नहीं है तो कितना आ जाएगा हाफ kx², हाफ k कितना है बेटा 5000 मतलब 5 इंटू 10⁻³ इंटू x², x कितना है 6 इंटू 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 10⁻⁻2 का 10⁻⁻4। समझ में आ रहा है ये? तो ये आ जाएगा 2 कैंसल होगा 18 टाइम्स, 18 इंटू 5 इज 90, ये आ जाएगा देखो इधर, ठीक है ना। 90 इंटू 10⁻³ इज 9 इंटू 10⁻4, और ये -4 +4 और -4 क्या हो गया कैंसल। आंसर कितना आ रहा है 9 जूल। आंसर कितना आ रहा है 9। आगे था किसी क्या पक्का? ठीक है, क्या रहेगा बेटा, a spring of spring constant 5 into 10⁻³ Newton per meter is stressed initially by 5 centimeter from the unstressed position। मतलब पहले से ही वो स्ट्रेस्ड है 5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है the work required to further stress the spring by another 5 centimeter is। another 5 centimeter स्ट्रेच करने के लिए कितने वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो वर्क कौन करता है एक्सटर्नल फोर्स। तो ये पूछ क्या रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इन फर्दर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखेंगे कि भैया पहले से ही है ना, यहां पर आप देखेंगे कि पहले से ही ये L0 है, ओरिजिनल लेंथ है सपोज करो, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं कि ये पहले से ही 5 सेंटीमीटर स्ट्रेस्ड है, मतलब x1 कितना है 5 सेंटीमीटर। बेटा इधर देख लेंगे, फिर इसको ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, अब इसको फर्दर स्ट्रेच करना है बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। तो देखो 5 से अनदर 5 जाएगा तो फाइनल स्ट्रेचिंग कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। पहले ही 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच था, अनदर 5 सेंटीमीटर लेके जाओगे, ओवरऑल स्ट्रेचिंग जो है कितना स्ट्रेच हुआ है वो हमेशा ओरिजिनल लेंथ के ऊपर देखा जाता है। तो ओरिजिनल लेंथ से पहले ऑलरेडी 5 था, फर्दर 5 होगा तो 5 + 5 कितना स्ट्रेचिंग हो गई फाइनल 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग इज 10 सेंटीमीटर।
वर्क रिक्वायर्ड, कौन करता है वर्क? एक्सटर्नल फोर्स। कौन करेगा? बाहर से फोर्स लगाओ के खींचोगे ना, तो इससे ये आपको पूछ रहा है क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू अनदर 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव करना है तो हाफ के की वैल्यू बोलो 5 इंटू 3, ये SI में ही है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू x2 स्क्वायर माइनस लार्जर एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस स्मॉलर। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन को क्या लाना है? पॉजिटिव। तो लार्जर एक्सटेंशन कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर माइनस, ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, या ऐसा चलो पहले लिख लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा रहेगा क्या फॉर्मूला? बोलिए, ये रहेगा पक्का? हाफ के फाइनल एक्सटेंशन स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी, ये 5000 बाई 2, या है ना, ये आ जाएगा 2500 होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 2, 2500 ब्रैकेट में क्या बचा बोलो? 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 10 पर माइनस 4 माइनस 25 इंटू 10 पर माइनस 4, 10 पर माइनस 4 कॉमन निकलेगा, बाहर आएगा, तो ये आ जा रहा है 10 की पावर माइनस 4 कॉमन है दोनों में से, और इधर बचा 100 माइनस 25, तो क्या बचा? 75। कितना बचा? बोलो क्लियर है? तो इसको सॉल्व किया तो आप क्या मिला? 75 इंटू 10 पावर माइनस 4। बाहर में कौन बैठा है मल्टीप्लाई होने के लिए? 2500। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा 75 इंटू, ये देखो ये 2 जीरो को हटा दो, सीधा सीधा ये -2 हो गया, -2 इंटू 25 कितना हो गया? 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4, बचा और क्या? 75। फिर से देख लो, ये 2 जीरो से इधर बचा -2, -2 इंटू 25 इज 0.25, 0.25 की जगह क्या लिखा? 1/4, और बचा क्या? और 75। ठीक है, तो 75/4 हो जाता है 18.7। बोलो क्लियर है? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी 18.75 जूल। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? कुछ डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। देखो इधर, अगर किसी बॉडी को आप, बेटा इधर देखो, मान लो ये अर्थ है, यहाँ एक बॉडी है, अगर किसी बॉडी को आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली हाइट में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? तो ये फॉर्मूला mgh/1 प्लस h/r। बोलो क्लियर है? ये डेरिवेशन से आता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसको अभी मेनली याद रखो। ठीक है, ये अपन डेरिवेशन ग्रेविटेशन में देखेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी? m क्या है? बॉडी का मास, अर्थ का मास नहीं, अर्थ का मास मान लो कैपिटल m है, बॉडी का मास है m, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8, और ये है हाइट। हाइट हमेशा कहां से नापोगे? सरफेस से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज टेकन टू अ हाइट h above the surface is mgh/1 plus h/r। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसका फॉर्मूला हमको याद होता है कि अगर हाइट बहुत छोटी हो r से, व्हाट इज r? रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है बेटा? अर्थ का रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बताओ, 6400 किलोमीटर। मान लो हाइट जो है 1-2 किलोमीटर हाइट लेके जा रहे हो, बॉडी को ज्यादा हाइट तक नहीं लेके जा रहे हो, तो हाइट की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर हाइट लेके जा रहे हो, है ना, आप ये देख रहे हो कि भाई बॉडी को 1 किलोमीटर हाइट ऊपर ले गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, ये निकालना है। तो h/r में ये हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 6400, सो 1/6400 इज नियरली इक्वल टू 0।
होगा कि नहीं, बहुत छोटा होगा h बाई आर। तो अगर h बहुत छोटा हो रेडियस के सामने तो h बाई आर को आप नियरली क्या ले सकते हो, 0। ये हो गया 0। तो फिर बचा क्या, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1 + 0 = 1, इट विल बी mgh। तो क्या ये फॉर्मूला हर कंडीशन के लिए वैलिड है क्या, नहीं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप बॉडी को स्मॉल हाइट तक लेके जा रहे हो, 1 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर हाइट जो है कंपेरेबल हो गई रेडियस के, मान लो किसी बॉडी को आप 3200 किलोमीटर लेके जा रहे हो, बहुत ज्यादा हाइट है, रेडियस के कंपेरेबल है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे mgh/1 + h/r। लेकिन स्मॉल हाइट ऊपर लेके जा रहे हो और फाइंड करो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, तो सीधा सीधा mgh। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन हमने देख ली है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है देखो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। के से मैं काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं और यू से पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर उस बॉडी पे सिर्फ कौन एक्ट करे, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे किसी बॉडी को मैं ऊपर फेंका नीचे से, है ना, बॉडी ऐसा मान लो, यहां से देखो, मान लो किसी बॉडी को यहां से ऊपर फेंका है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अलग अलग पॉइंट्स है A B C D। बॉडी का मास m है मान लो, तो नीचे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी वैक्यूम में है, मतलब एयर फ्रिक्शन क्या है, 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट में क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ 100 जूल है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 100 जूल, यहाँ भी कितनी होगी, यहाँ भी कितनी होगी, बोलो क्लियर है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स अगर बॉडी के ऊपर सिर्फ क्या लगे, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या बेटा, क्लियर हुआ। और मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो ऊपर जा रही है बॉडी, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी मोशन को अपोज करेगी, इसकी स्पीड लगातार क्या होगी, कम। मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी, यहाँ की और कम होगी, यहाँ और कम होगी। अब हाइट बढ़ रही तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो देखो जैसे से ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लो ग्राउंड में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लेते हैं, 0। तो मान लो ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा, 100, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 100। तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम भी कितना होना चाहिए, 100। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा, 100, तभी तो सम कितना आएगा, 100। अब ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के मान लो हो गई 20 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा, 80, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 100। और ऊपर जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, मान लो कम होके हो गई 60, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 40। और ऊपर जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और कम होके मान लो हो गई 50, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 50। बोलो क्लियर है। और यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हो रही उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है। देखो काइनेटिक एनर्जी 100 से कितनी हो रही है बेटा, 80, कितना कम हुआ, 20, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी 80 हुई, कम कितना हुआ, 100 से 80, कम 20 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 से 20 हो गया, कितनी बढ़ गई, 20। काइनेटिक एनर्जी 80 से हो गई 60, कितनी कम हो गई, 20, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 बढ़ गई, 20 से कितनी हो गई, 40। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई 10, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई 10। 60 से 50 10 कम हुई,
तो 40 से 50 हो गई, 10 बढ़ गई। तो इस लॉ से हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है कि द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और वाइस वर्सा भी है। ऊपर से नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, या उल्टा बोलो, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। तो खैर यहां पर अपने को एक चीज समझ में आई कि मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। एक पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल है, दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल है और काइनेटिक एनर्जी के फाइनल है। ये दो पॉइंट्स ले लो, ए और बी, और बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, सो मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी एट ए होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हम बोल सकते हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। मान लो ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के हम जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो और क्या कॉन्सेप्ट आया यहाँ से कि जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस उतनी पोटेंशियल एनर्जी का गेन, ये भी एक कॉन्सेप्ट आया, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। है ना, ये चीज हमने देख ली। देखो ऑल्सो डेल यू इज माइनस ऑफ डेल के, मीन्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और वाइस वर्सा। ये और है बेटा, है ना, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते ना, अपोजिट भी पॉसिबल है। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन में जाएंगे अब हम। क्वेश्चन क्या लिखा है देख लीजिए। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई टावर, फाइंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज ड्रॉप्ड बाय अ हाइट ऑफ 40 मीटर, गिवन मास ऑफ बॉडी इज 10 kg एंड स्मॉल g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 इक्वल्स टू kg लिखा है, इसको ऐसा ना करके बेटा मास ऑफ बॉडी ऐसा कर लेंगे, मास ऑफ बॉडी इज 10 kg, इसको इक्वल को हटा देंगे ना, मास ऑफ बॉडी इज 10 kg एंड स्मॉल g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है, -4000 आ रहा है पक्का? चालू कर लो। तो इतनी देर से बोलना चाहिए ना बेटा। क्वेश्चन क्या है अच्छे से देख लेंगे बेटा। ऑन है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई टावर, अ बॉडी इज ड्रॉप किए देखो, ठीक है, बॉडी नीचे आ रही है, कितने हाइट नीचे आई बोलिए, 40 मीटर। जब बॉडी नीचे आती तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करेगी, ऊपर जाएगी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन करेगी। तो बॉडी नीचे आई 40 मीटर हाई, सो उसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। बोलो क्लियर है? सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड तो वही होगा बेटा mgh, मतलब जितना हाइट नीचे है, भले यह निगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा mg। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मास कितना है बॉडी का बोलो, है ना, मास इज 10 kg, ग्रेविटी को लेना है 10 और हाइट है 40। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4000 जूल।
तो जितना मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतने ही मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। तो हम बोल सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी 4000 जूल। हाँ, एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस, लेकिन अपन बात करें अमाउंट की या मैग्नीट्यूड की, तो बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी का गेन किया, जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। So, a stone of mass 2 kg is projected, बेटा ये प्रोजेक्टेड है ना, प्रोजेक्टेड, इसको हटा देंगे, प्रोजेक्टेड upwards with kinetic energy of 98 joule. The height at which the kinetic energy of the body becomes half its original value is given by, G को कितना लेना है 9.8, मतलब कितनी हाइट में जाके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो आधी हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो जाएगी, आधी। चलो बनाओ। बेटा आप सॉल्यूशन देख लेंगे जल्दी से। स्टोन ऑफ मास, बेटा चलो अब सॉल्यूशन देखेंगे। मास है 2 kg, इसको ऊपर फेंका 98 जूल की काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हो विथ काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ना देके सीधा सीधा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है 98 जूल। बॉडी ऊपर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मान लो h हाइट में जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी, h हाइट में जाके है ना, h हाइट में जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो रही है इसका आधा, दैट इज 49 जूल। हमको तो यही निकालना है ना कि कितनी हाइट में जाके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है। तो मान लो h हाइट में जाके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है। अब 98 का हाफ कितना होगा, 49। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करो, हाँ हाँ वही तो किया, बाई 2 करके 49, ठीक है। या तो आप ऐसा करो बेटा कि आप ऐसा निकालो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है? यहां पर ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, 0। यहां से h हाइट में ऊपर गया तो कितना गेन किया, mgh, कितनी गेन किया, mgh। और लॉस कितनी किया, 98 में 49, कितना लॉस किया, 49 का लॉस कितना किया, 49। तो हम लगाएंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। कितना लॉस, जितना लॉस किया उतना ही गेन किया। तो 98 से 49 लॉस कितना हुआ बेटा, 49 का। सो 49 का लॉस हुआ इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 49, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ये h हमको निकालना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 49 इज इक्वल टू मास कितना दिया, बोलो बॉडी का मास 2, g को लेना है 9.8 इंटू h। तो h कितना आ जाएगा, बोलो 49/2 इंटू 9.8। 49 by 9.8 is 5/2, at this 2.5। तो कितनी हाइट में जाके काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, 2.5 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है सबको? नहीं है बेटा? क्या अपन इसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बना सकते हैं क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होते दिखे और वर्क होते दिखे। वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाओ। चलो क्या हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए मैं बना रहा हूं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से, देखो आप। चलो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बोले, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलिए 98, यहां से फेंका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 98 जूल। एक पर्टिकुलर हाइट में जाके
काइनेटिक एनर्जी को हाफ होना है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी है 49, यही है। h हाइट में जाने के बाद मान लो काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई, ठीक है। हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट के लिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का वर्क देखोगे और उन 2 पॉइंट्स के बीच की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ एक ही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बॉडी ऊपर जा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही नीचे, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा माइनस mgh, होगा कि नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी 49 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 98। बोलो क्लियर है? तो यहां से माइनस mgh आ रहा है माइनस 49, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो फिर से h कितना आ गया 49 बाई mg, h कितना आ गया 49 बाई m, मास कितना है बोलो 2 और g लेना है 9.8, 49 बाई 9.85, 5 बाई 2 इज 2.5। तो इस तरह से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है ये? देखो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो सिंपल पेंडुलम को पॉइंट ए से रिलीज कर रहे हैं और ये जा रहा है बी पे। बी क्या है इसकी लोएस्ट पोजीशन, बी क्या है लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। एज शोन इन फिगर, दिस इज फिगर विच इज इंक्लूडेड इन क्वेश्चन। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉब एट लोएस्ट पोजीशन बी, मास ऑफ बॉब इज 3 kg। बोलो क्लियर है? अब फिर से ऑब्वियसली पॉइंट ए पे हाइट कुछ और है और पॉइंट बी की हाइट कुछ और है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी। हम क्या लगा सकते हैं इन 2 पॉइंट्स के लिए, क्या लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। या फिर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ए से बी आया, क्या लॉस किया हाइट का, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर? अब बात आती है बेटा कि ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट देखो, लोएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को, लोएस्ट पॉइंट को किसके जैसे लोगे ग्राउंड के जैसे, किसके जैसे, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, यहां से वर्टिकल हाइट कितनी है h। बोलो क्लियर है? तो अब बात आती है कि h कितनी है, तो अपन इसके लिए देखेंगे, इसको निकालेंगे कि h कितना है, पहले देख लो, ठीक है। कैसे निकालना है ध्यान रखो, ये एंगल है मान लो थीटा, अपन एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और पेंडुलम की लेंथ है L और लोएस्ट पोजीशन से हाइट है h, लोएस्ट पोजीशन से हाइट कितनी है h। तो ऑब्वियसली देखो अगर ये h है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ L माइनस h, कितनी होगी ये पूरी L, उसमें से h हटा दो, कितनी बची L माइनस h। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा 90। ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ कितनी होगी L। अब थीटा के लिए ये वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला साइड क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, होगा बेस और परपेंडिकुलर, यही दोनों मिलके हमेशा 90 बनाते हैं, जो थर्ड साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। चलो तो cos थीटा कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को पता नहीं, बेस की पता है और हाइपोटेनियस की। सो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज बेस, बेस इज L माइनस h होगा, अपॉन हाइपोटेनियस इज L, L को इधर भेजो, ये हो गया L cos थीटा बराबर L माइनस h। देयरफॉर h विल बी, अगर मुझे h चाहिए, h इधर इसको भेजो तो माइनस h इधर हो गया h, L इधर है इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, तो यहाँ से h हो जाएगा, L कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस cos थीटा। तो आपको अगर हाइट चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं L इंटू 1 माइनस cos थीटा। बोलो क्लियर है? वेयर L इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, वेयर L इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है ये सबको? तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अपन, ये जनरल फॉर्मूला आ गया है ना हाइट का। अब देखो पेंडुलम को पॉइंट ए से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं,
पता इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ए कितनी है 0, या काइनेटिक एनर्जी एट ए भी क्या होगा 0 होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो, मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। अब ये ऊपर से नीचे आ रही, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, यहाँ पर जो स्पीड होगी, ये मीन पोजीशन है, मान लो यहाँ की स्पीड है u, यहाँ की स्पीड कितनी है u, बोलो क्लियर है। अब दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, या तो जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतना ही गेन इसका काइनेटिक एनर्जी में होगा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, इतना होगा क्योंकि h हाइट का लॉस हो रहा है ना, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mu², क्योंकि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, 0 से हाफ mu², तो गेन कितना होगा हाफ mu²। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से m और m क्या हो गया कैंसल। आपको क्या चाहिए स्पीड चाहिए u, यहाँ की स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन, तो ये 2 इधर आ जाएगा, u² इज 2gh, u कितना आ रहा है √2gh। बोलो क्लियर है? क्या ये h दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। h की जगह क्या लिख सकते हैं l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अभी तो निकाला ना। h ये जो वर्टिकल हाइट है वो क्या होती है l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर l क्या होती है स्ट्रिंग की लेंथ, l यहाँ पर कितना है 4 मीटर, तो h कितना हो जाएगा बोलो l दैट इज 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 60, cos 60 हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ इंटू 4 इज 2, तो हाइट इज 2 मीटर। तो कितना आएगा बेटा इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन विल बी √2 इंटू जी, कितना आ जाएगा 10 इंटू हाइट इज 2, कितना आ जाएगा √40, √40, और स्पीड है तो यूनिट क्या आएगी मीटर पर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, √40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? क्या लगाया हमने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट का लॉस हो रहा है, वर्टिकल हाइट देखेंगे, वर्टिकल हाइट का लॉस कितना है mgh, मतलब वर्टिकल हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh का लॉस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 से स्पीड हो रही u, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², और यहाँ 0, तो गेन कितना हुआ हाफ mu² माइनस 0, मतलब कितना गेन हुआ हाफ mu²। सो mgh बराबर हाफ mu², मास मास कैंसल, u आ रहा है √2gh, लेकिन ये हाइट आपको दी नहीं है, हाइट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से आ गया स्पीड इज √40। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। A body of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second hits a spring (bracket में fixed at the other end) (bracket close) of force constant 1000 Newton per meter and comes to rest। बेटा reset लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है rest, and comes to rest after compressing the spring। The compression of spring is, स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 0.2 मीटर एंड 0.5 मीटर। बोलो क्लियर है? चलो अब अपन इसको पहले बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे बेटा, देखो कि मान लो कि एक स्प्रिंग है जो कि एक वॉल से एक साइड से फिक्स्ड है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k, ठीक है, और ये स्प्रिंग की अभी ओरिजिनल लेंथ है l नॉट, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है विद सर्टेन स्पीड u, ऑब्जेक्ट का मास है मान लो m, ये इधर आ रहा है। अब ये जैसे इससे टकराएगा, क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, ये इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। जैसे ही इसका कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग अपनी लेंथ को फिर से बढ़ाना चाहेगी, कम हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। देखो किसी इंस्टेंट में मान लो यहाँ आ गया कंप्रेशन, कंप्रेशन कितना हो गया x, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी इधर। अब स्प्रिंग फोर्स इसके मोशन को अपोज करी, क्योंकि इधर जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रही है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये कंप्रेस होते जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली एट अ पर्टिकुलर कंप्रेशन
ये रुक जाएगा, एक मोमेंटली ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर इसके अगले इंस्टेंट में ये फेंका जाएगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब मान लो फाइनल कंप्रेशन कितना हो रहा है, मान लो इसको ले लो x डैश फाइनल कम, अल्टीमेटली जब वेलोसिटी 0 हो रही है तो कंप्रेशन कितना हो रहा है, x डैश। समझ में आ रहा है? टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड थी u, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ये रुक जाएगा, क्योंकि जब तक ये चलते रहेगा ये और कंप्रेस होते जाएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग, जैसे ही ये रुकेगा जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब ये अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बोलो क्लियर है? बॉडी जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगी, स्प्रिंग उतनी पोटेंशियल एनर्जी का गेन करेगी। तो बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो लॉस कितने का किया, पूरे हाफ mu स्क्वायर का लॉस किया। गेन कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के x डैश का स्क्वायर। फाइनली स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो रहा है, x डैश, तो चाहे कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, हाफ के x डैश स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको, पक्का? तो यहां से हाफ हाफ क्या हो गया बेटा, कैंसल, तो ये आ रहा है mu स्क्वायर बराबर के x डैश स्क्वायर, वेयर x डैश इज मैक्सिमम कंप्रेशन, सो x डैश स्क्वायर आ जा रहा है mu स्क्वायर बाई k, देयरफॉर x डैश विल बी अंडर रूट m बाई k इंटू u। ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये लगेगा कॉन्सेप्ट, बोलो क्लियर है? चलो अब बनाओ ये क्वेश्चन को इसी से। अब देखो यहां पर वैसे ही रहेगा सेम, कि बॉडी जो है, बॉडी कितनी स्पीड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। टकराने के पहले उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अल्टीमेटली जब फाइनल कंप्रेशन हो गया x, तब बॉडी ने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया। कॉन्सेप्ट रहेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, हाफ mu स्क्वायर, हाफ इंटू m, मास कितना है बेटा 0.1, इंटू u कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाता है, हाफ k कितना है बोलो 1000 इंटू x स्क्वायर, x क्या है यहाँ पर, कंप्रेशन, x क्या है, कंप्रेशन। बोलो क्लियर है? सो हाफ और हाफ क्या हो गया, कैंसल, 0.1 इंटू 100 इज 10, 10 बाई 1000 इज 1 बाई 100, तो x स्क्वायर आ रहा है 1 बाई 100 मीटर, देयरफॉर x आएगा 1 बाई 10 मीटर या फिर 0.1 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? x कितना आ जाएगा 0.1, क्योंकि x स्क्वायर है ना, ये तो 0.1 इंटू 100 10 हो जाएगा, 1000 नीचे आएगा तो 10 बाई 1000 हो जाएगा 1 बाई 100, तो x स्क्वायर इज 1 बाई 100, x हो जाएगा इसका रूट करोगे तो 1 का रूट 1 हो गया, 100 का 10, सो 1 बाई 10 मीटर या फिर 0.1 मीटर। बोलो क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं पावर ऑफ अ फोर्स। लास्ट टेस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे पावर का। सो पावर के दो फॉर्मूले बेटा हमको ध्यान रखना है। पावर हो जाता है, एक तो होता है F डॉट V, एक क्या होता है F डॉट, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं F V cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरा पावर होता है एवरेज पावर विच इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम।
सो एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, और वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो जरूरत पड़ने पर अगर वर्क नहीं दिया है लेकिन फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप वर्क कैसे निकालोगे, डेल के करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया वर्क अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर। आ रहा है समझ में? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी पावर कैसी क्वांटिटी है, चलो, सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सोलर लिखा है बेटा, इसको इसको करेक्ट कर लेंगे, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, जिसको अपन एचपी से भी डिनोट करते हैं, है ना, पंप मोटर वोटर को एचपी बोलते हैं ना, कितने एचपी का, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो हॉर्स पावर और वॉट, वॉट ऐसा यूनिट है, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम पावर की यूनिट क्या यूज करेंगे, वॉट, ठीक है। सो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, ये रिलेशन है हॉर्स पावर और वॉट का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपको क्या दिया नेक्स्ट, देखो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स पावर, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देगा, पावर, और वर्क होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम, है ना, पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क हो जाएगा पावर इनटू टाइम, इसका मतलब पावर टाइम ग्राफ का एरिया किसकी वैल्यू देगा, वर्क की। आ रहा है समझ में? तो मल्टीप्लाई वाला रिलेशन होता है तो एरिया निकालते हैं, डिवाइड वाला रिलेशन होता है तो स्लोप। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, पक्का? अच्छा, और एक दो चीज आप लोग समझ लीजिए कि एक होता है एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, नोट कर लेंगे। एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज रेशियो बिटवीन आउटपुट पावर मतलब जितना पावर हमको मिल रहा है, और इनपुट पावर का मतलब होता है जितना पावर मशीन कंज्यूम कर रही है। सो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्लियर है क्या? चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे अपन। A man weighing 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps, each of height 0.2 meter. If he takes 10 seconds to climb, find his power. Gravity की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको बना लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ठीक है। स्टेयर केस की लेंथ कितनी है बेटा, हर एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, 0.2 मीटर, और टोटल कितनी सीढ़ी है, 20। हाँ, हर एक स्टेप की हाइट है 0.2 मीटर, और ऐसे करके टोटल कितनी स्टेप है, 20। तो ओवरऑल कितनी हाइट तक मैन को चढ़ना है, एक स्टेप की हाइट 0.2, टोटल स्टेप 20, कितना मीटर, 4 मीटर। लेकिन अकेले चढ़ना है क्या, नहीं, साथ में एक लोड है, लोड को लेके चढ़ना है ऊपर, ठीक है। तो लोड और मैन का खुद का वेट मिला के टोटल कितना वेट हो जा रहा है बोलो, लोड का मास कितना 20 kg, मैन का खुद का मास कितना 60, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, टोटल 80 kg, मतलब 80 kg का मास हो गया, तो नीचे mg कितना हो रहा है, टोटल mg 800 न्यूटन। बोलो क्लियर है? लोड के कारण वेट नीचे लग रहा है अर्थ 200 न्यूटन, और इसके खुद के वेट के कारण भी नीचे अर्थ फोर्स लगा रहा है कितना, 600 न्यूटन, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, 800 न्यूटन। तो इसको अगर ऊपर चलना है तो कम से कम इसको भी कितनी अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, 800 न्यूटन।
अपने आप ऊपर थोड़ी चढ़ते जाएगा बिना फोर्स लगाए, ठीक है। जितना वेट उठा रहा है उसके हिसाब से खुद का भी वेट लेके चलना है और जो लोड है उसको भी। तो ओवरऑल कम से कम कितनी फोर्स लगाना है, 800 न्यूटन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैन को भी ऊपर में उतनी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपवर्ड फोर्स कितनी लगा रहे हैं ना मैन को, 800 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है 4 मीटर। तो वर्क कितना करेगा बोलो, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 800 फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना 4, कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो वर्क डन कितना आ रहा है 3200 जूल। लेकिन आपको पावर चाहिए, पावर पूछ रहा है कितने इंटरवल का है, 10 सेकेंड का। ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। तो पावर हो जाएगा, कौन सा पावर है, इंटरवल का पावर मतलब एवरेज पावर, वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क डन कितना 3200 अपॉन टोटल टाइम कितना 10 सेकेंड। कितना पावर आ गया 320 वॉट। कितना पावर लगेगा 320 वॉट। किसी का आया था क्या, गुड, समझ में आ रहा है ये बेटा, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 72,000 kg ऑफ कोल इन 30 मिनट्स फ्रॉम अ माइन 0.5 किलोमीटर डीप। एक कोयले की खदान है जो कितनी गहरी है, 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर गहरी है। वहां से मशीन को कोयला उठाना है, कितना कोयला उठाना है 72,000 kg, लेकिन कितने टाइम में 30 मिनट्स में। तो इंजन का पावर कितना होगा बेटा, एक साथ तो उठाएगा नहीं मशीन, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाएगा। लेकिन हम ये मान के चलेंगे, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा 72,000 kg एक बार में उठा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहां पर देखो, यहाँ कोयला भरा हुआ है, कोयले का मास कितना है 72,000 इंटू जी, मतलब 10 से और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेट। तो नीचे वेट जो लग रहा है कोयले का वो लग रहा है 72,000 इंटू 10 करोगे तो 7,20,000, या फिर आप बोलो एक जीरो और बढ़ गया, 1 2 3 4 है ना, 72 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन आएगा। यहाँ 72 इंटू 10 की पावर 3 था, एक जीरो और बढ़ गया। तो नीचे जो अर्थ जो कोयले पे फोर्स लगा रहा है, इसका जो वेट है वो 72 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन है। तो मशीन को अपवर्ड फोर्स कम से कम इतनी तो लगाना पड़ेगा ना, तभी इसको ऊपर उठा पाएगी। कम से कम इतनी अपवर्ड फोर्स चाहिए। और कितने हाइट में लेके जाना है, कोयले की खदान की गहराई है 0.5 किलोमीटर, तो उतनी हाइट लेके जाना पड़ेगा। कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा 0.5 किलोमीटर, दैट इज 0.5 किलोमीटर, या फिर बोलो ये किलोमीटर पे हो गया, या फिर 500 मीटर बोलो। कितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 500 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। पावर हो जाएगा, पावर निकालना है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होगा mgh, सीधा अपॉन टाइम। mg तो ये mg मतलब ये w, ये दिया हुआ है। वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। mg मतलब वेट कितना है 72 इंटू 10 की पावर 4। हाइट कितनी है, h मतलब हाइट 500 मीटर, किलोमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, सो मीटर के लिए 500 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या है सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, सो 30 इंटू 60। बोलो क्लियर है। तो एक जीरो कैंसल, एक जीरो और कैंसल, ठीक है। ये 6 3 जा 18, 18 कितना है ना, यहाँ पर 5 है, 6 3 जा 18, 72/18 इज 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। आ रहा है क्या बोलो, आ रहा है। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसल, ये 5 यहाँ है, 72/18, 4 4 5 जा 20, 20 इंटू 10 की पावर 4, या फिर बोलो 2 इंटू 10 की पावर 5 वॉट। सो पावर ऑफ इंजन विल बी 2 इंटू 10 की पावर 5 वॉट। आगे तक है, गुड, जल्दी कर लेंगे। A force F equals to
7i minus 6j plus 2k Newton acts on a body if velocity of body at any instant is 6 meter per second towards positive x axis. Find power at that instant. अब एक इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट में पावर पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. फोर्स तो डायरेक्ट आपको आई जे और के फॉर्म में दिया है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी इनडायरेक्टली दी है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 6 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर कौन होगा? आई कैप. तो वेलोसिटी इज 6 आई कैप, यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया है. तो पावर हो जाएगा एफ डॉट वी. एफ को लिख लो बेटा 7i माइनस 6j प्लस 2k, ये हो गया एफ डॉट वी. वी बोलो 6i. चलो डॉट प्रोडक्ट में कैसे करोगे? i से i का नंबर, इसका 7 इसका 6 42, फिर इसका j 0 माइनस 6 इसका 0 तो 0 हो गया, इसका k भी 0, तो आंसर क्या आएगा? 42 वॉट. बोलो समझ में आया? क्लियर है? इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 40 जूल टू 160 जूल इन 6 सेकेंड्स. फाइंड पावर. अब एक इंटरवल है, 6 सेकेंड का इंटरवल है, तो ये पावर कौन सा होगा? एवरेज पावर. तो पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ना फोर्स दी है ना डिस्प्लेसमेंट, तो अपन को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 160 माइनस 40, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 40 से 160 हो रही, तो ये फाइनल हो गया और 40 इनिशियल हो गया. फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया वर्क डन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अपॉन टाइम इंटरवल कितना है? 6. कितना आ जाएगा बेटा? 160 माइनस 120 बाई 6 कितना आएगा? 20 वॉट. सो इस केस में पावर कितना आ जाएगा? 20 वॉट. बोलो क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. पेज चेंज कर रहा हूं. A machine can take out 12,000 kg of coal per hour from a depth of 200 meter. If efficiency of machine is 40%, calculate its power. ठीक. अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर कौन सा पावर पूछ रहा है? ये आउटपुट पावर की इनपुट पावर? इनपुट पावर पूछ रहा है. आप कैलकुलेट करोगे, जो दिख रहा है वो कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करके निकालोगे क्या? आउटपुट पावर. फिर उसको एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले पे रखोगे. एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. तो पूछ क्या रहा है वो? इनपुट पावर. आ रहा है समझ में? तो चलो पहले आउटपुट पावर निकाल लो. जो दिख रहा है वो आउटपुट पावर है. मशीन जो काम करते दिख रही है, जो पावर देते हुए दिख रही है, वो आउटपुट पावर है. तो मशीन 12,000 kg ऑफ कोल को लेके जा रही है पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में. ठीक है, फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कोल है, हम क्या मान के चलेंगे कि एक साथ पूरा का पूरा 12,000 kg कोल को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं. कितनी हाइट में लेके जा रहे हैं? 200 मीटर. वेट कितना लगेगा बोलिए? मास के साथ 10 और जोड़ दो. 12 इंटू 10 की पावर 3 kg था, तो 12 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन हो गया. तो mg जो होगा वो हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन. होगा क्या? mg विल बी 12 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन. तो जितना वेट लग रहा है, अपवर्ड फोर्स भी कम से कम उतनी ही लगाना पड़ेगा उठाने के लिए. सो आउटपुट पावर विल बी mgh अपॉन टाइम इंटरवल. ये हो जाएगा आउटपुट पावर. बोलो क्लियर है? mg कितना है? 12 इंटू 10 की पावर 4. कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं? 200. कितने टाइम में लेके जा रहे हो? 1 आवर. पर आवर मतलब हर 1 घंटे में. तो 1 घंटा मतलब कितना सेकेंड हो गया? 3600. 1 घंटा मतलब कितना सेकेंड होगा? 3600. आ रहा है समझ में? तो यहाँ से 2 0 कैंसल, ये 12 है, ये 36, तो बेटा नीचे में आ गया 3, 2/3 आ गया. 2/3 इंटू 10 की पावर 4 वॉट. ये क्या आ गया?
आउटपुट पावर, जितना पावर मिल रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है इनपुट पावर, तो रखो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। एफिशिएंसी क्या होती है बोलिए? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। देयरफॉर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होगा। सो आउटपुट पावर कितना है? ये आया 2/3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 40%। 40% परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, लिख सकते हैं 40% पर 100, तो 40/100 इज 0.4, तो नीचे में क्या लिखना चाहिए मेरे को? 0.4। आ रहा है समझ में? बोलो क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2/1.2। हाँ, ये इसको अगर 10 ले लूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ये आ जा रहा है बेटा 2/1.2 इंटू 10 की पावर 4, या 20/12। 20/12 को आप कर सकते हो 4 5 जा 4 3 जा 5/3 इंटू 10 की पावर 4। सो इनपुट पावर विल बी 5/3 इंटू 10 की पावर 4 वाट। इनपुट पावर जाएगा 5/3 इंटू 10 की पावर 4 वाट। बोलो क्लियर है? युवराज कुछ डाउट है? अब जो 19 क्वेश्चन रहेगा वो, तो क्वेश्चन क्या है देखो, इफ हार्ट पुशेस 1 cc, cc मींस सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc of blood in 1 second under pressure of 20,000 Newton per meter square. Newton per meter square is Pascal, which is SI unit of pressure. The power of heart is, ठीक है, अब हार्ट का पावर कितना है? 0.02 वॉट, 400 वॉट, 5 × 10⁻10 वॉट, या फिर 0.2 वॉट। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे, वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा प्रेशर, तो पावर क्या हो जाता है? वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम की यूनिट SI नहीं है, वॉल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इसको मीटर क्यूब में करना है, तो इसको भी मीटर, इसको भी मीटर, इसको भी मीटर। सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखोगे तो 10⁻², -2 कितना आएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 cc जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या? 1 cc इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। कैसे आया? क्लियर हुआ? बस अब स्क्वायर लगा दो। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर तो प्रॉपर SI यूनिट में दिया है 2 × 10⁴ इंटू वॉल्यूम कितना? 1 cc। 1 cc की जगह मीटर क्यूब में लिखेंगे 10⁻⁻6 अपॉन टाइम कितना है बेटा? 1 सेकेंड है, तो मतलब 1 कितना आ जाएगा बोलो? -2 आ जाएगा, 2 × 10⁻2 या 0.02 वॉट। तो यहाँ पर आ गया पावर कितना आ गया? 0.02 वॉट। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अपना जो है वर्क पावर एनर्जी का खत्म हुआ।